Good morning, student. Today I am taking a video lecture on a chapter 2 part 3 digital marketing. So first one is a SEO audit. SEO audit is it helps you to find improve ranking of the website. जब भी हम लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं तो एसईओ ऑडिट का काम है कि उसकी रैंकिंग बढ़ाना और वो कस्टमर को कितने अच्छे से मिलता है इसका सॉल्यूशन ढूंढना। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है एसईओ ऑप्टिमाइजर। एसईओ ऑप्टिमाइजर फ्री ऑडिट टूल जैसा काम करता है। कहाँ? एसईओ एनालिसिस में। ये क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है आपके वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज सम वेज दैट ऑप्टिमाइज वेब पेज फॉर एसईओ। द फर्स्ट वे इज द HTML हेडर। जैसे हम लोग कोई भी HTML प्रोग्राम लिखने के पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या डिफाइन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप में है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड है टाइटल टैग। टाइटल टैग आप जब भी वेब पेज रन करते हो तो पहला क्या दिखता है आपको? सबसे ऊपर टाइटल, वेब पेज का टाइटल। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज जब भी कभी वेब पेज सर्च करता है आपका, तो वो कहाँ जाएगा? पहले टाइटल में या फिर हेडिंग में। तो ये टाइटल में चेक करता है कि उसको जो कीवर्ड चाहिए वो टाइटल में मिल गया, तो वो आपका वेब पेज पहले डिस्प्ले कर देता है। इसलिए हम लोग टाइटल टैग यूज करते हैं। उसके बाद है मेटा टैग। मेटा टैग क्या करता है कि आपका वेब पेज किस पे बना है और आपके वेब पेज में कौन सा इंफॉर्मेशन है वो सर्च करता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ यानी आपके पेज की कोडिंग चेक करता है और उसके हिसाब से वो आपका वेब पेज डिस्प्ले करता है। फर्स्ट, अभी HTML हेडर में पहला डॉक्यूमेंट हेडर, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। आपका वेब पेज किस टाइप में है? HTML है। किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है? डॉक्यूमेंट टाइप HTML। उसके बाद टाइटल टैग। टाइटल टैग किसके लिए है? कि आपका वेब पेज स्पेसिफिक किस पे बना है, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं उसको? टाइटल। इसके अलावा SERPs यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब जाते हैं तो अगर आपके वेब पेज का टाइटल उसको सर्चेबल हो जाता है तो आपकी वेब पेज की रैंकिंग बढ़ सकती है। उसके बाद मेटा टैग। मेटा टैग क्या डिफाइन करता है कि आपके पेज में कौन सी इंफॉर्मेशन है। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को अगर वो कीवर्ड मिल गया मेटा टैग में, तो वो पहले आपका वेब पेज रैंक में डालेगा। तो मेटा टैग का काम है कि आपके पेज का डिस्क्रिप्शन देना। ऑन पेज एसईओ यानी पेज की कोडिंग किस वे से की है, पेज के कोडिंग से लेना देना मीन्स ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को आपके वेब पेज से के कोडिंग से लेना देना है, वेब पेज के डिस्प्ले से नहीं। यहाँ पे HTML हेडर हो गया है। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी कंटेंट। तो बॉडी कंटेंट में पहला है हेडिंग टैग। जैसे कि हमने पिछले साल पढ़ा था कि हम लोग कितने हेडिंग टैग यूज करते हैं? 6 हेडिंग टैग, H1 से H6 तक। अब हेडिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं वेब पेज को? ताकि सर्च इंजन जब भी कभी डेटा सर्च करता है तो पहले क्या सर्च करेगा? एक तो टाइटल, उसके बाद हेडिंग। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या करता है? आपकी पूरी कोडिंग चेक करता है, उसमें अगर वो कीवर्ड आता है तो वो आपका वेब पेज डिस्प्ले करता है। तो उसने टाइटल चेक कर लिया, अब क्या चेक कर रहा है? हेडिंग। अब
हेडिंग देना नेसेसरी नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं कि एसईओ को, वेब पेज को कंटेंट मिले आपके इसमें, या फिर वो पर्टिकुलर कीवर्ड मिले जो वेब पेज वो ढूंढ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। ओके, उसके बाद आता है इमेज टैग विल अल्टरनेट एट्रीब्यूट। अब इमेज टैग हर बार अल्टरनेट एट्रीब्यूट के साथ क्यों होता है, क्योंकि SERP आपका इमेज नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है, जो अल्टरनेट टेक्स्ट आपने लिखा है वो पढ़ता है। इमेज पढ़ सकता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, अल्टरनेट के सामने आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, वो इमेज पढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है और आपका एक्सेसिबिलिटी यानी आपका वेबसाइट ज़्यादा एक्सेस हो सकता है, वो भी इम्प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है कीवर्ड कंसिस्टेंसी। तो आपको वेबसाइट क्रिएट करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन से वेबसाइट डाल के वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकता है। जैसे कस्टमर लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज करता है और शॉर्ट टेल भी, तो हमारे वेबसाइट में उनके कीवर्ड्स कवर होने चाहिए, इससे आपका रैंक बढ़ेगा, आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ेगा। उसके बाद आता है लिंक्स। अब नंबर ऑफ बैकलिंक्स, जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसमें बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, अगेन दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नंबर ऑफ लिंक्स दिए जाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, आपको डेटा मिल जाता है। तो जितने नंबर ऑफ बैक लिंक्स रहेंगे उतना आपके वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि उतने रिजल्ट पेजेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और इस बेसिस पे गूगल उसको सोचता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी जितने बैकलिंक्स आप डालोगे तो गूगल क्या सोचेगा कि आपकी वेबसाइट नंबर ऑफ क्वालिटी आपके वेबसाइट के अच्छी है। क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स डाले हैं। उसके बाद आता है ब्रोकन लिंक। बहुत बार हम लोग कोई भी इमेज या फिर वीडियो ओपन करते हैं बट ओपन नहीं होता है, तो उसमें आता है 404 एरर, तो उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, यानी जो डेटा बहुत ज़्यादा देर अवेलेबल नहीं है या फिर वो डेटा उस वेबसाइट से डिलीट हो चुका है। ऑन देयर केसेस वो क्या देता है, 404 एरर पेज। जैसे आपने कंप्यूटर पे कोई इमेज डाउनलोड की थी और उसके बाद उसको डिलीट मार दी, अब उसका शॉर्टकट की आपके पास है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो बट वो इमेज ओपन हो रही है क्या, नहीं। तो इन दैट केस अगर वेबसाइट में आपने कोई इमेज रखा है, ऑडियो रखा है, वीडियो रखा है, बट आपने वो वेबसाइट के फोल्डर से वो डिलीट मार दिया है, ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज, तो वो ओपन नहीं हो पाता है, तो उस वक्त हम लोग क्या ट्रिगर करते हैं, 404 एरर पेज। ओके, उसके बाद फ्रेंडली यूआरएल्स। जो यूआरएल यूजर के लिए बनता है, यूजर के नीड्स के हिसाब से बनता है, या फिर कोई भी कीवर्ड डालने के बाद जो यूआरएल फास्ट ओपन होता है, तो उसको क्या बोलोगे, फ्रेंडली यूआरएल। अभी पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ बैकलिंक्स। नंबर ऑफ बैकलिंक्स यानी जो वेबसाइट क्रिएट करते वक्त बहुत सारी लिंक्स प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, उसकी गूगल क्या सोचता है कि इसकी क्वालिटी गुड है और इसको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ब्रोकन लिंक, अगर मैं वेबसाइट क्रिएट किया है और उसके बाद उसमें से कुछ डेटा डिलीट हो चुका है, अब ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती है, तो तब क्या आता है, 404 एरर पेज। फ्रेंडली यूआरएल, अब जो यूजर के लिए बनाया जाता है, यूजर के नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है, जिनको कोई भी कीवर्ड डालो एक फट से आपके पास वेबसाइट प्रोवाइड हो जाती है,
उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंडली यूआरएल। अब जाते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है कि प्रोसेस जैसे रैंकिंग की इंडेक्स है उसी हिसाब से गूगल सर्च क्या करता है, वेब पेज का इंडेक्स बनाता है। फर्स्ट जिसकी वेबसाइट सबसे ज्यादा रैंकिंग है उसका फर्स्ट जिसकी वेबसाइट में थोड़ा सा कम है तो वो सेकंड, इस टाइप का इंडेक्स बनाता है। तो एसईओ का काम है कि पर्टिकुलर वेबसाइट का इंडेक्स बनाना एज पर देयर रैंकिंग। जो भी आपके वेब पेज है उनको इंडेक्सिंग में रखना, आपके रैंकिंग के हिसाब से प्रेजेंट करना। गूगल बुट को हम लोग गूगल स्पाइडर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये वेब पेज पास करता है इंडेक्स पेज के हिसाब से। वो डेटाबेस में, गूगल डेटाबेस में वेब पेज वैसे ही रखता है जिस टाइप से उसका इंडेक्स हो। तो जो भी आप लोग कुछ भी गूगल सर्च में डालते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपको जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि क्या करता है गूगल वो डेटा कहाँ रखता है, गूगल बुट में। अगेन गूगल बुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गूगल स्पाइडर। गूगल स्पाइडर का क्या काम है कि जो भी आपने डेटा रिट्राइव किया है उसको डेटाबेस में रखना। किसके डेटाबेस में, गूगल डेटाबेस में। उस वेब पेज को इंडेक्स के हिसाब से रखना। क्यों, जब भी गूगल बुट उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना चाहे फ्रॉम अ वेब तो गूगल सर्च क्या करेगा, इंडेक्स के हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बाकी और कुछ फैक्टर्स है वो देखते हैं। रोबोट.टेक्स्ट। रोबोट.टेक्स्ट क्या है, ये बताता है कि सर्च इंजन पेजेस कितने बार एक्सेस हुआ, उसकी इंडेक्स रैंकिंग क्या है, वो वेबसाइट पे दिखाना है या नहीं। ओके, जैसे एक पेज मैंने टोटल एक वेब पेज देख रही हूँ बट मुझे उसका थैंक यू इमेज नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी, बाकी सब अलाउ करूंगी बट मैं उसके थैंक यू पेज को डिसअलाउ करूंगी। ये हो गया रोबोट टेक्स्ट का काम। उसके बाद डिवाइस रेंडरिंग। डिवाइस रेंडरिंग करता है, क्या करता है, दिस चेक द डेमोस्ट्रेट हाउ योर पेज रेंडर ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस। जैसे मैंने वीडियो क्रिएट किया, मेरे डेस्कटॉप पे बहुत अच्छे से दिखा रहा है बट आपके डेस्कटॉप पे नहीं दिखा रहा है या फिर आपके मोबाइल पे नहीं दिखा है, तो मेरा काम क्या रहेगा कि ये चेक करना कि मेरा वीडियो अपने डिवाइस में या फिर मोबाइल में वैसे ही दिख रहा है क्या, या फिर मेरे वीडियो का टेक्स्ट जैसे मैं लैपटॉप पे देखती हूँ तो वैसे ही आप मोबाइल पे देख सकते हो क्या। ओके, तो ये काम है डिवाइस रेंडरिंग। फ्लैश। अब फ्लैश इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, बट बहुत बार ये फ्लैश क्या कर देता है कि आपकी रैंकिंग कम कर देता है, क्योंकि इंडेक्स पेज को फ्लैश कंटेंट मिलते हैं डायरेक्टली, उनको डेटा मिलता है क्या, नहीं, तो वो क्या करता है कि आपके रैंकिंग को डिक्रीज कर देता है। वैसे ही आई फ्रेम टैग, हमने आई फ्रेम टैग पढ़ा है पहले भी। आई फ्रेम टैग क्या करता है कि कंटेंट को फ्रेम में डाल देता है, तो इससे क्या होता है, उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती। फर्स्ट रोबोट.टेक्स्ट। रोबोट.टेक्स्ट क्या करता है कि आप जब भी फाइल सर्च करते हो तो कौन सा पेज अलाउ करना है और कौन सा पेज डिसअलाउ करना है, ये बताता है। किसको, सर्च इंजन को। डिवाइस रेंडरिंग। डिवाइस रेंडरिंग क्या करता है कि आपने जो भी कंटेंट बना है वो हर डिवाइस पे प्रॉपरली दिखे, यानी आप लैपटॉप में भी देख रहे हो तो वो एग्जैक्ट दिखे, अगर आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो वो एग्जैक्ट दिखे, टैबलेट में भी देख रहे हो तो उसको उसका कंटेंट बराबर दिखे, वो बहुत सारे वेब ट्रैफिक में भी उसका कंटेंट जो सोर्स को चाहिए वो प्रॉपर मिले। फ्लैश अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लैश। हमारी वेबसाइट तो अट्रैक्टिव हो जाती है बट सर्च इंजन जब भी कंटेंट सर्च करने जाता है तो उसको क्या होता है कि फ्लैश के कारण वो कंटेंट डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। वैसे ही आई फ्रेम का है,
आई फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट फ्रेम में डाल देते हैं। तो अब सर्च इंजन क्या करेगा, जब भी वो कंटेंट सर्च करने जाएगा वो क्या देखेगा, फ्रेम में है वो, तो आपका रैंकिंग डाउन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन है फेविकॉन। फेविकॉन यानी शॉर्टकट आइकॉन। आप उसको शॉर्टकट आइकॉन बोल सकते हैं, वेबसाइट आइकॉन बोल सकते हैं, टैब आइकॉन बोल सकते हैं, यूआरएल आइकॉन बोल सकते हैं, बुकमार्क आइकॉन। जैसे गूगल क्रोम का शॉर्टकट आइकॉन हम लोग हर बार डेस्कटॉप पे रखते ही है, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, तो उसका क्या करते हैं, शॉर्टकट आइकॉन हम डेस्कटॉप पे रखते हैं। क्योंकि हमको जब भी उसको क्लिक करना है तो वो शॉर्टकट आइकॉन से ओपन हो जाए और आपको उसका पूरा यूआरएल एड्रेस डालने की जरूरत ना पड़े। अब क्या करता है कि फेविकॉन क्या प्रेजेंट करता है कि आपका वेबसाइट का नाम क्या है। जैसे गूगल को क्रोम एक लोगो दे देता है या फिर सिंबल दे देता है, या फिर जो इमेज है गूगल क्रोम की, लोगो इमेज ही बोलोगे, तो वो प्रोवाइड करता है फेविकॉन को। तो वो क्या बताता है, उस कंपनी का ब्रांड, उस वेबसाइट का ब्रांड। उसके बाद आता है लेजिबल फॉन्ट साइज। अब हम लोग जब भी कभी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा फॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए कि हमारे लैपटॉप में भी प्रॉपरली दिखे और मोबाइल में भी प्रॉपरली दिखे। क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ लैपटॉप के लिए क्रिएट करते हैं क्या, नहीं, हम लोग उसको मोबाइल पे भी अलाउ करते हैं। तो हमारा फॉन्ट साइज इस तरीके से चाहिए ताकि वो दोनों जगह प्रॉपरली दिखे। ओके, नेक्स्ट वन है टैप टारगेट साइज। टैप टारगेट साइज क्या करता है कि ऐसे बटन्स, ऐसे लिंक प्रोवाइड करता है कि यूजर इंटरैक्ट होए और उसका डेटा या फिर उसका वेबसाइट क्लिक करे। उसके बाद आते हैं हम लोग परफॉर्मेंस रिजल्ट। तो पहला परफॉर्मेंस रिजल्ट में आता है नंबर ऑफ रिसोर्सेस। अब नंबर ऑफ रिसोर्सेस के वक्त वेब सर्वर जब भी ये आपकी वेबसाइट लोड करता है तो वो चेक करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ फाइल्स है। उसके बाद नंबर ऑफ फाइल्स वो किस में सेव करता है, अपने सर्वर में। तो अगर आपकी नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा है तो उसको लोड टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इस वजह से वो क्या करता है कि जब ये वो लोड करता है सर्वर पे तो अननेसेसरी फाइल है वो डिलीट कर देता है। अब वो क्या चेक करता है कि कौन से फाइल्स इंपॉर्टेंट है, स्टाइल्स है, स्क्रिप्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल वो लोड कर देता है सर्वर पे। अननेसेसरी फाइल क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अगेन जब भी कभी आप वेब सर्वर पे अपना वेबसाइट लॉन्च करते हो तो वो फर्स्ट चेक क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ फाइल्स। अब वो क्या चेक करेगा कि कितने फाइल्स उसको अपने सर्वर पे लोड करना है। अब वो क्या करेगा, जितने फाइल्स आपके सर्वर पे लोड कर रहा है तो वो चेक करेगा कि कौन से फाइल आप ज़्यादा रिट्राइव करते हो, कस्टमर के रिक्वेस्ट कौन से फाइल को ज़्यादा है। तो उस कस्टमर की रिक्वेस्ट अगर उस फाइल को ज़्यादा है तो वो लोड टाइम उसको प्रोवाइड करेगा। ओके, बट जो अननेसेसरी फाइल्स है वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। पेज स्पीड इन्फो। पेज स्पीड इन्फो क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है एसईओ को। क्यों, एसईओ तो रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर पेज की स्पीड ही नहीं रहेंगी तो एसईओ क्या करेगा, उसकी रैंकिंग डिक्रीज कर देगा। हमको रैंकिंग बढ़ानी है तो पेज की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो भी कंटेंट उसमें डाल रहे हो वो स्पीडली प्रोवाइड हो ऐसे कंटेंट डालना पड़ेगा। जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो वो उस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को विजुअल हो जल्दी। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउनलोड हो गई, स्लो डाउन हो गया आपका वेबसाइट, तो क्या होगा, एसईओ आपका रैंकिंग डाउन कर देगा। पेज साइज इन्फो।
पेज साइज इन्फो क्या डिफाइन करता है? एसईओ को फाइल साइज डिफाइन करता है, वेब पेज का फाइल साइज। नंबर ऑफ रिसोर्सेस में जब भी कभी आप लोग वेब सर्वर पे डेटा या फिर वेबसाइट लॉन्च करते हो तो वो क्या चेक करता है? नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल रिट्राइव्स हुई है वेब सर्वर से, इस हिसाब से वो सर्वर पे आपकी फाइल लोड करता है। कितने नंबर ऑफ फाइल्स को रिक्वेस्ट ज्यादा है और कितने नंबर ऑफ फाइल को रिक्वेस्ट नहीं है। अगर नेसेसरी फाइल नहीं है तो वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। वैसे ही पेज स्पीड इन्फो एसईओ क्या चेक करता है कि आपका डाउनलोड पीरियड कैसा है। अगर आपका आपका वेब पेज किस तरीके से वेबसाइट को या फिर कोई कस्टमर कोई लिंक क्रिएट करता है तो आपका वेब पेज कितने फास्ट ओपन होता है। अगर आपका वेब पेज स्लो है, वेबसाइट स्लो है, तो आपकी रैंकिंग क्लोज कर देगा या फिर डाउन कर देगा। पेज साइज इन्फो क्या बताता है? फाइल साइज ऑफ द वेब पेज। उसके बाद आता है एसईओ मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मीन्स एसईओ क्या करता है? हर मीडिया पे आपका वेब पेज प्रोवाइड करता है ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाए। तो कौन से मीडिया? इंटरएक्टिव कम्युनिटीज लाइक फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स एंड फोरम। इन कम्युनिटीज का यूज करके आपकी वेबसाइट उसमें प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर उसको ज्यादा देखे, उस पर ट्रस्ट करे और उस वेबसाइट पे जाए। उसके बाद नेक्स्ट एसईओ सिक्योरिटी। अब आप क्या कर रहे हो कि वेबसाइट हर जगह लॉन्च कर रहे हो तो आपका डेटा, आपका कंटेंट एज इट इज हो, वो कहीं हैक ना हो जाए या फिर वो कहीं डिलीट ना हो जाए या फिर कहीं लॉस ना हो जाए। आपकी वेबसाइट सिक्योर रहना जरूरी है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, SSL मीन सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। उसके अलावा हर बार वो क्या चेक करेगा? मालवेयर चेक, यानी कितने थ्रेड्स उसमें जा रहे तो उसमें वो चेक करते रहेगा। ईमेल प्राइवेसी रखेगा। तो ये सारी चीजें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एसईओ सिक्योरिटी चेक करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 3 स्टेजेस एक्विजिशन बिहेवियर एंड कन्वर्शन। एक्विजिशन बिहेवियर मीन्स हम लोग इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता चले, उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टफुल डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर का प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट इंक्रीज हो। इसके अलावा हम लोग इस टाइप का प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको चेंज करके इस टाइप की वेबसाइट डिफाइन करते हैं या फिर इस टाइप से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल पता चले। उसके बाद बिहेवियर, तो हम लोग क्या देखते हैं बिहेवियर में? तो कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय करना चाहता है या फिर नहीं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वेबसाइट में हमने डाली है, इस पर डिपेंड है कि कस्टमर मैनिपुलेट हो रहा है या फिर नहीं। तो हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन हर बार वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे कि कस्टमर उसको खरीदना चाहे। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्सेशन किस टाइप का रहेगा हमारा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि जब भी कभी मैं वेबसाइट लॉन्च करूंगी तो पहले चेक करूंगी कि मेरे से कितने कॉम्पिटिटर है और कॉम्पिटिटर ने क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड किए, उस टाइप से मैं ऑफर कस्टमर को प्रोवाइड करूंगी ताकि कस्टमर के नीड फुलफिल हो और उससे कम्युनिकेशन बढ़े और वो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा परचेज करे। सो आज हमने पूरा सेकेंड टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। आपको ये रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं हुई। बस एक लास्ट टॉपिक छूट गया है, गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक क्या करता है? गूगल एनालिटिक ट्रैक करता है क्या? रिपोर्ट ऑफ द वेबसाइट, हाउ मच विजिटर विजिटेड ऑन योर वेबसाइट, कितना टाइम स्पेंड किया आपके वेबसाइट पे,
अब ये गूगल एनालिटिक्स कब डेवलप हुआ? 2005 में। कहाँ डेवलप हुआ? कौन से कंपनी ने डेवलप किया है? अर्चिन। इसको अंडरलाइन करके रखो क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पूछा ही जाता है। जो लास्ट लाइन है, गूगल एनालिटिक्स वाज नॉट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द गूगल, इट इज एक्वायर्ड बाय द गूगल फ्रॉम अ कंपनी अर्चिन इन 2005। तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है? ट्रैक करना रिकॉर्ड आपके वेबसाइट का, कितने विजिटर विजिट हुए, इसके बाद कितने विजिटर ने कितना टाइम दिया। ओके, तो गूगल एनालिटिक रिपोर्ट किस बेसिस पे कंटेन करता है? यूजर्स पास 7 डेज में कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे क्लिक किया और कितने यूजर ने आपके वेबसाइट को विजिट किया। उसके बाद सेशन, कितना सेशन उसने 30 मिनट्स, यूजुअली 30 मिनट्स का सेशन रहता है कि उसने 30 मिनट्स आपके वेबसाइट को प्रोवाइड किए, उसने 30 मिनट्स आपके वेबसाइट देखा। उसके बाद उसने कौन से पेजेस देखे, कौन से लिंक क्रिएट किए, कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया। उसके बाद बाउंस रेट, उसने कितने बार बैक बटन यूज किया और कितने बार क्लोज बटन यूज किया, उसने इंटरैक्शन किया या नहीं, या फिर उसने आपकी वेबसाइट दिखी और क्लोज कर दिया। सेशन ड्यूरेशन, सेशन ड्यूरेशन यानी एवरेज टाइम उसने वेबसाइट को कितना दिया। एक्टिव यूजर राइट नाउ, यानी अभी भी मेरे वेबसाइट पे कितने लोग एक्टिव है। सो ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स सर्च करता है जब हम लोग कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो आज सेकेंड चैप्टर क्लोज कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेकेंड चैप्टर लाइव सेशन में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।